जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें डेट इज़ चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और चैप्टर नंबर 3 का बायोडाइवर्सिटी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। सो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे डेट इज़ द स्टेटस ऑफ वायरसेस। अब जो स्टेटस ऑफ वायरसेस है, वायरसेस बच्चे ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो भी किसी भी किंगडम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आपने जितने किंगडम्स पढ़े हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें किसी भी किंगडम के अंदर वायरस फिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी भी किंगडम से मैच नहीं होती। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी 5 किंगडम्स। ओके, सो वी विल स्टडी द स्टेटस ऑफ वायरसेस के वायरस का स्टेटस क्या है, ये आइदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। फर्स्टली वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन, मीन्स दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि ये वायरसेस जो है लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे कब एक्ट करती है? जब वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो एक्ट करता है एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो ज़रूरत होती है। और अब वायरस जो है जब किसी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है? एक्ट एज अ act or behave as a living organism. While virus when present on non-living thing, either table, chair, etc., it will behave as non-living. जैसे ही वायरस किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर प्रेजेंट है बच्चे, जैसे कि टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो तब वायरस जो है वो एक्ट करता है एज ए नॉन लिविंग। नेक्स्ट इज डैट वायरस इज ए सेलुलर। हमने बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जो 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो वायरस है वो क्या है? ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन्स विच डू नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल एंड दैट्स वाई दे डू नॉट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि वायरस जो है वो किसी भी सेल से मिलकर नहीं बना और सेल की वायरस की कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो किसी सेल से मिलके ही नहीं बना। तो ए सेलुलर का मतलब होता है वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल एंड इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे पोसेस डीएनए एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। अब जो वायरस है, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वायरस है, क्योंकि वायरस जो है उसकी बहुत सी टाइप्स हैं। So it depends on the type of virus. And so that's why virus has the genetic material in the form of DNA or RNA, and it reproduce only in living cells and possess DNA. That is why virus act as a living organism. Next is that it do not include in 5 kingdoms. कि जो वायरस है वो किसी भी किंगडम, जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है उसमें बेसिकली 5 किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है बच्चे, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। हर हर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें प्रेजेंट है। लेकिन वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी किंगडम में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके करैक्टरिस्टिक्स मैच ही नहीं करते किसी भी किंगडम के साथ। जो किंगडम्स के अपनी करैक्टरिस्टिक्स है उन सब से वायरस की करैक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Next topic is the binomial nomenclature. Now, what is binomial nomenclature? This is the method through which scientific names are given to the living organisms. कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड पे, उनको हम जो साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं बाय द साइंटिस्ट, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द Swedish biologist that is Carlos Linnaeus in 1707 to 1778 AD, and firstly he introduced and adopted the system of binomial nomenclature. बेसिकली ये है क्या? ये एक मेथड है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, सो बायो मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम, एंड नोमेनक्लेचर इज सिस्टम ऑफ नेमिंग। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। बायो मीन्स टू, बायो का क्या मतलब होता है? टू। नो sorry by means to, nomial means name, and nomenclature is system of naming. For example, homo sapiens, human is the scientific name of human is homo sapiens. So homo sapiens में देख रहे हैं आप, जो नेम है वो कंसिस्ट कर रहा है टू नेम्स पे, एक है होमो और एक है सेपियंस। तो बायोनॉमियल में
जो है वो जो भी साइंटिफिक नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है वो 2 नेम्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एंड फर्स्ट नेम इज़ ऑलवेज जीनस नेम एंड द सेकंड नेम इज़ स्पीशी नेम। कि हमने 5 किंगडम्स में और टेक्सोनमिक हायरार्की में पढ़ा हुआ है कि जो नेम्स हैं उसमें जीनस नेम और स्पीशी नेम होता है। तो जब जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, इसमें जो होमो फर्स्ट नेम है दैट इज़ ऑलवेज जीनस नेम एंड द सेकंड वन नेम इज़ द स्पीशी नेम। Next is the rules to write scientific name, and these are very important for short question also. Okay, rule number 1 is scientific names are usually printed in italics such as Homo sapiens. When written they are underlined. Rule number 1 क्या है कि जब हम scientific name लिखते हैं तो हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में जब लिखते हैं, जब हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर यूज़ करके जो हम कोई भी प्रिंट निकालते हैं उसमें हम साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स में आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है होमो सैपियंस, बाकी सारे अल्फ़ाबेट से एक डिफरेंस है, सो इसको कहते हैं इटैलिक्स। ओके, लेकिन कहते हैं जब हमने उसको इटैलिक्स हम प्रिंट नहीं कर रहे बल्कि हाथ से लिख रहे हैं, जैसे आप पेपर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपने अपने रूल को कोई भी साइंटिफिक नेम आ जाएगा तो उसको हैंड रिटन होगा, ठीक है, हाथ से लिख रहे होगे, तो तब आपने क्या करना है, उसको अंडर लाइन करना है। So rule number 2 is the first term is generic name always begins with capital letter while species name is never capitalized। कि इसका क्या मतलब, वो कहते हैं जो आपका फर्स्ट नेम है जीनस नेम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि होमो जो है वो क्या है, जीनस नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है एच, एच क्या है, कैपिटल लिखना है और इधर भी कैपिटल लिखा हुआ है। लेकिन जो सेकेंड नेम है डेट इज स्पीशी नेम, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने हमेशा स्मॉल लिखना है, उसको कैपिटल नहीं लिखना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्पीशी नेम में हमने जो एस है वो स्मॉल लेटर यूज़ किया है, उसके लिए उस डेट हैज़ नेवर बीन कैपिटलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट इज द रूल नंबर 3, द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल बट व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज्ड but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Astraea coli becomes E. coli. अब रूल नंबर 3 क्या है कि जब आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, जब आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है उसको आपने फुल लिखना है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि एक जीनस की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। जीनस एक है, जैसे होमो जीनस एक है लेकिन आगे स्पीशी चेंज हो रही है, तो कहते हैं अगर स्पीशी जो है वो चेंज हो रही है लेकिन जीनस सेम है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको उसका जो फर्स्ट लेटर है, इनिशियल लेटर है जीनस का, वो लिख लें और साथ जो स्पीशी नेम चेंज हो रहा है वो स्पीशी नेम डिफरेंट जो है उसको लिखते जाएं। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये जीनस जो है वो सेम है लेकिन स्पीशी जो है वो चेंज हो रही है। जैसे कि एस्ट्रेशिया कोलाई में ई कोलाई, तो ई से हमें पता चल रहा है कि किसका नेम है। So these 3 are the rules to write the scientific name. Next is the significance of binomial nomenclature। कि binomial nomenclature की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्या है कि जब बायोलॉजिकल रिसर्चेस की जाती हैं तो जैसे कि हर एक का कॉमन नेम होगा। फॉर एग्जांपल देखा जाए अगर पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पे एक ही कोई चीज़ होगी तो उसके डिफरेंट नेम्स होंगे, अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग उसका नेम क्या है, डिफरेंट होगा। तो जब वो एक बायोलॉजिकल रिसर्च की जाती है तो जो कॉमन नेम्स हैं जो रीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम काज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कम एग्जांपल है कि जो ऑनियन है उसको उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में जो पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पे किसी रीजन में उसको गंडा कहा जाता है, किसी में बेसल, किसी में वेसल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ और अकॉर्डिंग टू रीजन्स कोई भी एक और जो चीज़ है उसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह जब रिसर्च की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे तो ये क्या एक ये कन्फ्यूजन काज करता है, जिसकी वजह से इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की वजह से क्या है कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो उसको अडॉप्ट किया गया। एंड इन साइंस इट इज़ नॉन विद अ सिंगल नेम एज एलियम सिपा, और एलियम सिपा को आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये इटैलिक्स में नहीं है। तो इसी तरह जब आपने हाथ से लिखना है तो इसको अंडरलाइन करना है और जीनस जो है उसको कैपिटल और स्पीशी को स्मॉल लेटर से।
Next is common names have no scientific basis. For example, a fish is a vertebrate animal with fins and gills, but several common names of silverfish, crayfish, jellyfish and starfish do not fit the biologist definition of a fish. कि क्या है कि जो हम फिश है तो उसके पास क्या होती है, फिन्स और गिल्स होती हैं, ठीक है। ये एक वर्टिब्रेट एनिमल है, लेकिन जब हम जो हमारे पास दूसरी फिशेस है जैसे कि सिल्वर फिश है, क्रे फिश, जेली फिश, अब ये जो फिश है आपने जैसे कि स्टार फिश देखी होगी, उसके पास जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है। बेसिकली स्टार फिश नहीं है, क्योंकि फिश वो होती है जो वर्टिब्रेट होती है, जिसके पास फिन्स होते हैं, जिसके पास गिल्स होते हैं। तो स्टार फिश जो है ना, इसके पास फिन्स हैं। सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेलीफिश, इन सब के पास ना गिल्स हैं, ना फिन्स हैं, और ना ही ये वर्टिब्रेट है। मीन्स कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, जैसे कि आप ह्यूमन से, आपके पास भी वर्टिब्रल कॉलम है, आप वर्टिब्रेट्स हैं कि आपके पास पीछे बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रेट, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। लेकिन जो स्टार फिश है, ये सारी फिशेस, ये हमने उनको कॉमन नेम दे दिए हैं, हालांकि वो फिश नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये फिश जो है, ये जो कॉमन नेम्स हैं, इनकी कोई भी बेसिस नहीं होती, और ये ना ही इनकी कोई खास जो है वो क्या नाम है, ये जैसे कि फ़िश के लिए जो है उसकी डेफिनेशन पे भी पूरा नहीं उतर रहे, ठीक है। तो इसलिए जो कॉमन नेम्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, और उनकी इतनी वर्थ भी नहीं होती। सो टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स, ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने की वजह से जो है इन सबको क्या दे दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम्स दे दिए गए हैं। Next is the examples. Common name of onion and the scientific name is Allium cepa. Then starfish, Asterias robens, and then house crow, that is Corvus splendens. Thank you.